हेलो, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा विषय यानी टॉपिक है वो है समानता का अधिकार या राइट ऑफ इक्वलिटी। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा नागरिकों को यानी हमारे भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। इसके परिणामस्वरूप हमारे मूल अधिकारों की संख्या अब 6 है, जिसमें मुख्यतः है पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले समानता के अधिकार के संबंध में या उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा जो संविधान है उसमें विभिन्न अनुच्छेदों में इन अधिकारों का जिक्र किया गया है। इसमें से समानता का अधिकार हमने अपने संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 to 18 इन समानता के अधिकारों का हमने जिक्र किया है। और इन समानता के अधिकारों को हम क्रमशः एक एक करके देखेंगे कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 इसमें समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार नागरिकों को संविधान के माध्यम से दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और इस आर्टिकल 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस अनुच्छेद का जो प्रथम भाग है यानी कि कानून के समक्ष समानता, यह ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है और इसके द्वारा राज्य पर यह बंधन लगाया गया है कि वो सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा और उनके एक समान लागू करेगा। जैसा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंदर भी किया गया है, वहाँ पर एक सामान्य व्यक्ति से लेकर के और प्रधानमंत्री तक सबको एक ही माना गया है यानी एक समान माना गया है। जैसा कि सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इसका ये अर्थ निकलता है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ कानून का व्यवहार एक सा होना चाहिए। अब इसका जो दूसरा भाग है कानून का समान संरक्षण, ये वाक्य अमेरिकी संविधान से लिया गया है और इसका अर्थ है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है। तो कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य हम अगर देखें तो ये नहीं है कि औचित्यपूर्णता या औचित्यपूर्ण आधार पर और कानून के द्वारा मान्य किसी भेदभाव की व्यवस्था उसमें नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। यदि कानून कर लगाने के संबंध में धनी और गरीब और सुविधाएं प्रदान करने में अगर मेल और फीमेल इस तरह की भेदभाव करता है तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। तो इस तरीके से हमने अपने जो है बड़े ही व्यापक दृष्टिकोण के साथ कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण को अपनाया है या स्वीकार किया है। इस तरीके से आर्टिकल 14 में यह स्पष्टतः कहा गया है कि राज्य यानी कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसी तरह अनुच्छेद 15 या आर्टिकल 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। और कानून के समक्ष समानता के साथ साथ इस आर्टिकल 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों या सार्वजनिक स्थानों जैसे कि तालाब, कुएं, मंदिर, स्नानगृह, सड़क आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आर्टिकल 15 इन सभी सामाजिक आधारों पर भेदभाव से जो है वो रोकता है और सबके लिए एक तरह की सामाजिक समानता के अंदर विश्वास रखता है। इस अनुच्छेद में साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। जैसा कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या फिर SC STs के लिए
को विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी राज्य को साथ साथ ये छूट भी दी गई है कि वो समानता यानी सामाजिक समानता का ध्यान रखेगा, लेकिन यदि कहीं ऐसी स्थितियां हैं स्त्रियों या बालकों के संबंध में या SC/STs के संबंध में कि उन्हें कुछ रिलैक्सेशन देना हो ताकि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें, शामिल हो सके, तो उससे भी जो है वो राज्य को नहीं रोकता है। इसी तरह आर्टिकल 16 में भी समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 16 कहता है कि राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर देना। इसके अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान या इसमें से किसी के भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य को अधिकार है कि वो राजकीय सेवाओं के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर दे। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वो उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दे। इस प्रकार देश में पिछड़े वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। यानी कि इस संबंध में यानी नौकरियों के संबंध में, अवसर के संबंध में समानताएं दी गई हैं और उसके साथ साथ जिन परिस्थितियों में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है वो परिस्थितियां भी साथ साथ निर्धारित कर दी गई हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद जो 17 है, आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता का निषेध करता है। सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। इस तरीके से हमारा संविधान जो है सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए इस अस्पृश्यता का निषेध करता है और उससे कानूनी रूप से जो है दंडनीय अपराध भी उन्होंने घोषित किया गया है। जैसा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1976 में संशोधित करके इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है और 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए इसे अनुसूचित जाति और जनजाति निरोधक कानून 1989 का नाम दे दिया गया है। और यह कानून अस्पृश्यता के अंत के लिए अब तक बनाए गए सब कानूनों में सबसे ज़्यादा कठोर है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कानून का उपयोग अवश्य हो, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यह भी न्यायालय के द्वारा देखा जाता है। आर्टिकल 18 के अंदर उपाधियों का निषेध किया गया है। यानी कि जिस तरह का हमने देखा कि ब्रिटिश शासनकाल में लोगों को अलग अलग तरह की उपाधियां, राजा, राजशाही या इससे जुड़े हुए ऐसे ऐसे पद जिससे कि व्यक्ति को जो है दूसरे नागरिकों से अलग हटकर महसूस हो या दिखाया जाए, ऐसे उपाधियों का या पदों का पद देने का अंत कर दिया गया है। ब्रिटिश शासनकाल के अंदर संपत्ति आदि के आधार पर उपाधियां दी जाती थी जो सामाजिक जीवन के अंदर भेदभाव उत्पन्न करती थी। इसलिए नए संविधान के अंदर इसका पूर्णतः निषेध कर दिया गया है और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई है कि केवल सेना या फिर शिक्षा संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई भी नागरिक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के यानी आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18 की जो व्यवस्था है उसके बावजूद भारत के अंदर 1950 से भारत सरकार द्वारा जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री की उपाधियां प्रदान की जाती रही हैं। उपाधियां प्रदान करने की इस व्यवस्था को कुछ पक्षों के द्वारा अनुचित और संविधान के प्रतिकूल भी बताया जाता रहा है और इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में जो कहा है वो ये कि उपाधियां प्रदान करने की जो व्यवस्था है संविधान के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन इस संबंध में शासन का समस्त कार्य जो है वो विवेक संगत रूप से और उचित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। यदि वो मापदंड सही हैं तो इस तरह की उपाधियां जो है दी जा सकती हैं, किंतु सामान्यतः राज्य के द्वारा खुले तौर पर जैसा कि पहले किया जाता था वैसी उपाधियां अब नहीं दी जाती है जैसा कि ब्रिटिश शासन काल के अंदर किया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंदर सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, जिसमें इन सबको शामिल किया गया है, जैसे कि कानून के समक्ष समानता। दूसरा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तीसरा, राज्य के अधीन नौकरियों और अवसर की समानता। चौथा है अस्पृश्यता का निषेध, यानी किसी भी स्थिति में अस्पृश्यता को स्वीकार देश में नहीं किया जाएगा। और पांचवा है उपाधियों का निषेध, यानी केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र के अलावा राज्य अन्य क्षेत्रों के अंदर जो है उपाधियां हैं वो अब नहीं देगा, जैसा कि सामान्यतः ब्रिटिश शासनकाल में देखा गया था। इस तरीके से हम देखते हैं कि समानता के अधिकार के अंदर
विभिन्न अधिकार व्यक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों के अंदर राज्य के द्वारा दिए गए हैं, और साथ ही उनकी रक्षा की व्यवस्था भी न्यायालय के द्वारा, जो हमारा अंतिम अधिकार है उस अधिकार के अंतर्गत, जिसके अंदर हम कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसके माध्यम से इनको सुरक्षित करने की व्यवस्था भी की गई है।